सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके फोर्थ सेमेस्टर के सेकंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के सोल्यूशन को लेकर के आई हूँ। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। उम्मीद करती हूँ आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। फर्स्ट पेपर का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में, ऑलरेडी मैंने करवा दिया है, आप लोग मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हम देखते हैं, विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं होती हैं। विद्यालय में जो प्रबंधन होता है, चाहे वो मानवीय प्रबंधन हो, भौतिक प्रबंधन हो, किसी भी प्रकार का, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहले व्यवहारिकता होनी चाहिए। ऐसी चीजें हम बनाएं जो वाकई में व्यवहार में आए। ऐसा ना कि चीजें थियोरेटिकल हो, प्रैक्टिकली भी यूज होनी चाहिए विद्यालय में। लचीलापन यानी कि सरल हो, सभी लोग उसको फॉलो कर पाए और कोई ना कोई उद्देश्य हो। तो ऑप्शन 4 जो उपरोक्त सभी, ये राइट आंसर जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं दोस्तों। तो 2 देखिए क्या है, प्रबंधन सहायक होता है। जो प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट होता है, वो किस में सहायक होता है? नियोजन में, अभिप्रेरणा में, नियंत्रण में या फिर उपयुक्त सभी में। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डॉक्टर जसवंत सिंह ने समय सारणी को विद्यालय का स्पार्क प्लग कहा है और मैंने आप लोगों को क्लासेस में भी ये पढ़ाया है। जब मैंने समय सारणी आप लोगों को पढ़ाई थी, समय सारणी के प्रकार भी पढ़ाया था, और अगर आपने मास्टर क्लास भी देखी होगी तो भी आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही लगाया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं? विज्ञान प्रयोगशाला को, शिक्षण कक्ष को, पुस्तकालय को या म्यूजियम? दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुका है, पहले भी पूछा जा चुका है आप लोगों के पेपर में और देखिए फिर पूछा गया है। तो विद्यालय की जो बौद्धिक प्रयोगशाला होती है वो होता है पुस्तकालय। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत किस शिक्षा शास्त्री का है? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ग्रिफिक्स, या कहीं कहीं आपको ग्रिथिप्स भी लिखा हुआ मिलेगा। अगर आपने पवन सीरीज पढ़ी है तो वहां पर ग्रिथिप्स लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नांकित में कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है? दोस्तों छात्र छात्राएं, शिक्षक और प्रधानाध्यापक, ये सब मानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। विद्यालय का जो भवन है, जो फर्नीचर, जो उसमें यूज होने वाले सामान है, वो सब क्या कहलाते हैं? भौतिक संसाधन कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव कौन होता है? आपको पता है जो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। और यहाँ पर पूछा है कि सचिव कौन होता है? ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? यहाँ पर ऑप्शंस में देखिए लिखा है, बेसिक स्कूल का वरिष्ठ शिक्षक, बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक, ग्राम प्रधान या फिर अभिभावक। तो ये दोनों तो होंगे नहीं। अब बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक, अगर उस स्कूल में प्रधानाध्यापक है, जिस स्कूल में यहाँ पर जो ग्राम शिक्षा समिति बनाई गई है, तो हम ऑप्शन प्रधानाध्यापक लगाएंगे अगर उस स्कूल में प्रधानाध्यापक है। और अगर स्कूल में प्रधानाध्यापक नहीं है तो जो उस स्कूल का सबसे वरिष्ठ शिक्षक होगा, यानी कि जिसकी उम्र सबसे अधिक होगी, हम उसको वहां का सचिव बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर होगा वो होगा बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक। चूंकि यहाँ ऑप्शन में प्रधानाध्यापक दिया है इसीलिए हम प्रधानाध्यापक को ही चूज करेंगे। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तब हम चूज करते बेसिक स्कूल का वरिष्ठ शिक्षक। ठीक है, तो ऑप्शन में प्रधानाध्यापक अवेलेबल है तो इसलिए ऑप्शन 2 को ही लगाएंगे। और मैंने आप लोग को जब ग्राम शिक्षा समिति बताया था तो ये भी मैंने आप लोग को बिल्कुल याद करवाया था कि जो अध्यक्ष होता है वो ग्राम प्रधान होता है, जो सचिव होता है वो प्रधानाध्यापक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बहुत ही आसान है। मीना मंच का जो प्रथम उद्देश्य है वो है बालिकाओं की शिक्षा का विकास। इसमें क्लास 6, 7th, 8th की बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्यालय अनुदान प्राप्त होता है राज्य सरकार से, समुदाय से, ग्राम पंचायत से या जन प्रतिनिधियों से? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राज्य सरकार से। विद्यालय अनुदान कहाँ से प्राप्त होता है? हर साल स्कूलों को राज्य सरकार से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तम प्रकार के कक्षा कक्ष की आकृति किस प्रकार की होती है? वर्गाकार, लंबाकार, आयताकार या कोई नहीं? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आयताकार। क्योंकि मैंने आप लोगों को क्लास में बताया है कि जो क्लास की आकृति होनी चाहिए वो चतुर्भुजाकार होनी चाहिए, चतुर्भुजाकार होनी चाहिए। और चतुर्भुजाकार में आप देखिए जो कक्षा की लंबाई है वो चौड़ाई के 1.25 गुने से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये वर्गाकार तो होगा नहीं, क्योंकि वर्गाकार में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई दोनों क्या होती है? इक्वल होती है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा? आयताकार। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है? तो भारत की जो प्रथम मनोविज्ञान शाला वो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में स्थित है। ये भी मैंने आप लोगों को कराया है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 है संचयी अभिलेख पत्र में लेखा रखा जाता है किसका? छात्रों की प्रगति का। दोस्तों यही ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है ये सही हो जाएगा। संचयी अभिलेख में छात्रों की प्रगति का ब्यौरा रखते हैं कि बच्चा किस क्लास में किस सब्जेक्ट में कितना अच्छा है, किसमें उसे और मेहनत करने की जरूरत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है समस्या समाधान का प्रमुख अंग है अनुशासन प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया, निर्णयन प्रक्रिया या शिक्षण प्रक्रिया। तो राइट आंसर है निर्णयन प्रक्रिया। ये सबसे पहला स्टेप होता है, हम निर्णय लेते हैं, समस्या को हमें हल करना है, तो ये पहला स्टेप हमारा हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है अनुशासन, दंड, डांट फटकार या फिर प्रशासन। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रशासन। दोस्तों NIOS की स्थापना की गई थी 1989 में, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। मतलब उत्तरी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 17 है संस्थागत नियोजन से आप क्या समझते हैं, या संस्थागत नियोजन से आपका क्या आशय है। दोस्तों इससे सिंपल सी परिभाषा आप इसकी लिख सकते थे किसी शिक्षण संस्था द्वारा स्वानुभूत आवश्यकताओं तथा प्राप्त साधनों या उन साधनों जिनके प्राप्त होने की संभावना होने के आधार पर अपने विकास के लिए बनाया गया कार्यक्रम उस संस्था की योजना कहलाता है। इस योजना की अवधि लंबी भी हो सकती है और छोटी भी, यानी कि स्कूल में या विद्यालय में हमारे संस्था में जो भी संसाधन उपलब्ध है उन्हीं को लेकर के हम अपनी आगे की भविष्य की योजना बनाते हैं, तो वही क्या कहलाती है? संस्थागत नियोजन कहलाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है प्रबंधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दोस्तों हम इसका अर्थ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के प्रयासों से निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजन, निर्देशन एवं समन्वयन करने को ही हम क्या कहते हैं? प्रबंधन कहते हैं। अगर हम स्कूल की बात करें तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि विद्यालय के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासों को नियोजित, समन्वित और अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करना तथा मानवीय एवं भौतिक स्रोतों से समन्वय स्थापित करना ही क्या है? प्रबंधन है। यानी कि हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध है उनसे हम किसी कार्य को अच्छे से कैसे कर सकते हैं, यही क्या होता है? प्रबंधन होता है। यानी कि प्रबंधन एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लोगों से कार्य कराने की एक कला है, ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रबंधन में बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं? एक साथ कार्य करते हैं, समूह में कार्य करते हैं, तो इस तरीके से ये सभी के ऊपर जो प्रबंधन की सफलता है वो निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 19 है उत्तर प्रदेश शिक्षा अधिनियम कब से प्रभावी हुआ। दोस्तों आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश विशिष्ट शिक्षा अधिनियम 1972 में बना था, ये आप सभी को पता है, और उसके बाद से ये क्या है? प्रभावी है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है मानवीय संसाधन के कोई 2 उद्देश्य बताइए। दोस्तों जो मानवीय संसाधन होता है इसी में आपको पता है छात्र छात्राएं आते हैं, प्रधानाध्यापक आते हैं, विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो आते हैं, इस स्कूल के कर्मचारी आते हैं, तो ये सभी विद्यालय के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सभी के प्रयासों से ही विद्यालय की जो गतिविधियां होती हैं वो संचालित होती हैं, तो वाकई में क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन्हीं के प्रयास से क्या होती है? विद्यालय की सारी गतिविधियां क्या होती है? संचालित होती हैं, और विद्यालय की जो व्यवस्था है वो इन्हीं के अनुसार क्या होती है? चलती है। क्योंकि जो भी योजना विद्यालय के अध्यापक बनाते हैं उन सभी का पालन करना भी विद्यालय के छात्र छात्राओं का ही काम होता है। तो इस तरीके से जो मानवीय संसाधन है वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं विद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 21 है समुदाय से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों विद्यालय के आसपास जो भी लोग रहते हैं या विद्यालय के आसपास, यानी कि हम कह सकते हैं कि बच्चों के अभिभावक रहते हैं या जो जनप्रतिनिधि होते हैं जैसे कि ग्राम प्रधान हुए या विधायक सांसद हुए, ये सब समुदाय में ही आते हैं। ठीक है, तो इन सभी को हम आसानी से तरीके से लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 22 है खेल कूद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। दोस्तों खेल कूद के सिद्धांतों में पहला तो यही है प्रत्येक छात्र को खेल कूद का अवसर देना चाहिए। इसके अलावा खेल कूद पर कुछ ही छात्रों का एकाधिकार न होने देना, प्रत्येक खेल के नियमों का पालन कराना, कक्षावार छात्रों की प्रतियोगिता का आयोजन करवाना। इसके अलावा दोस्तों खेल कूद के आयोजन में मौसम का भी ध्यान रखना, ये सब क्या है? खेल कूद के प्रमुख सिद्धांत हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है विद्यालय अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों विद्यालय अभिलेखों में आप सभी को पता है कि जो प्रमुख रूप से होते हैं वो होते हैं उपस्थिति रजिस्टर, चाहे वो अध्यापकों के हों या बच्चों के हों। इसके अलावा लॉग बुक होती है, खेल कूद के सामानों की भी पंजिका होती है, पुस्तकालय पंजिका होती है, ये सब क्या है? विद्यालय के अभिलेख ही तो हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि कितने प्रकार के होते हैं, इसमें हमें सामान्य अभिलेख, शैक्षिक अभिलेख, वित्तीय अभिलेख, उपकरण संबंधी अभिलेख इस तरीके से लिखना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है NCERT का पूरा नाम पूछा है। कितना आसान सा प्रश्न पूछा है। NCERT की स्थापना 1961 में हुई थी। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसका फुल फॉर्म होता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। अगर आपने हिंदी में भी लिखा होगा तो भी आपका आंसर सही होगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्य शिक्षा संस्थान के क्या क्या कार्य हैं। दोस्तों, जो राज्य शिक्षा संस्थान है इसका मुख्य रूप से कार्य होता है शोध कार्यक्रमों द्वारा शैक्षिक गुणवत्ता उन्नयन करना, यानी कि शोध कार्यों को करवाना। इसके अलावा शिक्षक प्रशिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के कार्यक्रमों के मूल्यांकन संबंधी कार्यक्रमों का संचालन करना। ठीक है, तो ये सब मुख्य कार्य हैं इसके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, महिला प्रेरक दल को परिभाषित करिए। दोस्तों, महिला प्रेरक दल की परिभाषा हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि महिला प्रेरक समूह में नेतृत्व का विकास करना ताकि वे स्थानीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के लिए मुख्य भूमिका निभा सके। ठीक है, बालक बालिकाओं के अंतर की भावना को समाप्त करना और गांवों में शिक्षा का वातावरण तैयार करना और प्रत्येक माता पिता को प्रेरित करना जिससे वे अपने सभी बच्चों को शिक्षित कर सकें और लड़की लड़के में कोई भेदभाव ना करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, शैक्षिक भ्रमण के दो महत्व बताइए। तो शैक्षिक भ्रमण करने से बच्चे जो ज्ञान वो किताबी ज्ञान सीखे रहते हैं वो उसको प्रैक्टिकल में देख पाते हैं, जो चीजें उन्होंने बुक में देखी होती है वो उसको रियल में देख सकते हैं। इसके अलावा उनकी सोचने समझने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता और बढ़ती है जब वो बाहर निकलते हैं, लोगों को देखते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो उनके व्यवहार में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, समय सारणी की परिभाषा लिखिए। तो H.G. स्टीड के अनुसार दोस्तों, विद्यालय की जिस योजना तालिका या चार्ट के अनुसार प्रतिदिन के निर्धारित समय को विभिन्न विषयों, क्रियाओं एवं कक्षाओं के बीच प्रदर्शित किया जाता है या दर्शाया जाता है उसे हम समय सारणी कहते हैं। तो समय सारणी के अनुसार ही बच्चों को क्लासेस में जो सब्जेक्ट हैं वो पढ़ाए जाते हैं, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो संस्थागत नियोजन का दोस्तों अर्थ होता है कि किसी शिक्षण संस्था द्वारा स्वानुभूत आवश्यकताओं तथा प्राप्त साधनों या उन साधनों जिनके प्राप्त होने की संभावनाओं के आधार पर अपने विकास के लिए बनाया गया कार्यक्रम उस संस्था की योजना कहलाता है। इस योजना की अवधि लंबी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, यानी कि संस्थागत नियोजन में हम अपनी संस्था के लिए कोई योजना बनाते हैं जो 1 साल की भी हो सकती है, 2 साल की भी हो सकती है, 1 महीने की भी हो सकती है, 2 महीने की भी हो सकती है। ठीक है, तो ये शैक्षणिक आयोजन क्या करता है, शैक्षणिक आयोजन को एक दिशा प्रदान करता है और इससे समस्या केंद्रित होना चाहिए जिससे इसका लक्ष्य स्पष्ट हो, यानी कि इसमें कोई समस्या होनी चाहिए जिसका हम सही प्रकार से सोल्यूशन ढूंढ पाए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, शिक्षक संदर्शिका से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया था, जब मैंने क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था कि कक्षा में अध्यापकों को दक्ष बनाने एवं आत्मविश्वास पूर्वक कक्षा शिक्षण करने हेतु राज्य परियोजना कार्यालय उत्तर प्रदेश ने सभी शिक्षकों के लिए शिक्षा परियोजना परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा कक्षा 1 से लेकर के 8 तक कक्षावार विषयवार शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रकाशन किया है जो सभी विद्यालयों में उपलब्ध है। शिक्षकों को प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षण दे करके संदर्शिकाओं के प्रयोग की विधि बताई जाती है। इसमें पढ़ाने के लिए प्रबंधन का स्पष्ट विवरण दिया जाता है, यानी कि किस प्रकार से कौन से विषय को आपको किस विधि से पढ़ाना है, कौन कौन से उसमें एग्जाम्पल बताने हैं, ये सारी बातें शिक्षक संदर्शिका में लिखी होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सारे लघुत्तरी देख लिया। अब लघुत्तरी क्वेश्चन पे आते हैं। तो संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन, अभी आपने देखा कि संस्थागत नियोजन क्या होता है, किस तरीके से कई लोग यानी कि कई लोग मिल करके या कई लोग एक व्यक्ति कई सारे व्यक्तियों के समूह से किस प्रकार से कार्य कराता है और किस तरीके से सभी लोग मिलजुल करके किसी कार्य को करते हैं और किस प्रकार से प्रबंधन होता है, ये सभी चीजें अभी आपने ऊपर देख ही ली हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 पूछा है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा यानी कि एनसीटी के काम पूछा है। तो एनसीटी आपको पता है जितने भी बीएड बीटीसी या डीएलएड के कोर्स चलते हैं सभी को मान्यता प्रदान करता है और एनसीटी के माध्यम से जो हर साल आप सीटेट की परीक्षा देते हो ये भी वही डिसाइड करता है कि कौन कौन इस परीक्षा को देने के पात्र है, कौन कौन नहीं है। तो शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स है उनको मान्यता देना। इसके अलावा सभी प्रकार से जितने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो रही है या फिर खासकर सीटेट की जो परीक्षा है उसकी भी योग्यता कौन निर्धारित करता है, एनसीटी निर्धारित करता है कि कौन देगा कौन नहीं। इसके अलावा दोस्तों जो एनसीटी संस्था या शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में नवीन आवश्यक परिवर्तन हेतु सरकार को सुझाव भी देती है समय समय पर, तो ये सब भी आप याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, अध्यापक डायरी से आप क्या समझते हैं, लिखिए। दोस्तों जो अध्यापक की डायरी होती है इसमें सुबह से लेकर के शाम तक उन्होंने कौन कौन से विषयों को पढ़ाया, किस प्रकार से पढ़ाया और उन्होंने जो भी चीजें सिखाई हैं उसमें कितनी प्रगति हो रही है, बच्चे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, इन सभी चीजों का ब्यौरा होता है शिक्षक डायरी में। अब हर स्कूल में आप देखोगे, अगर आप प्राइमरी स्कूल में जाओगे तो आप देखोगे सभी शिक्षकों के पास अध्यापक डायरी होती है, उसको रोज मेंटेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, लर्निंग कॉर्नर क्या है, जिसे हम सीखने का कोना कहते हैं और इसमें बच्चों के लिए ढेर सारी किताबें होती हैं, ढेर सारे टीएलएम के सामान होते हैं जहां पर जा करके वो बैठ करके
जो भी उसमें उनको सीखनी होती है सीखते हैं। इसके अलावा वो किताबों को भी वहां पर जाकर के पढ़ सकते हैं और लर्निंग कॉर्नर हर स्कूल में आपको अब देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण हेतु आप क्या कर सकते हैं? तो जो विद्यालय की दीवारें हैं, सबसे पहले उनको हम सुंदर सुंदर स्लोगन लिखवा सकते हैं उस पर। इसके अलावा विद्यालय में जहां भी खाली जगह है वहां पर हम ढेर सारे पेड़ पौधों को लगा सकते हैं और बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति क्या कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं कि अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए हमको। जितना पेड़ लगाएंगे उतना ही हमारा वातावरण स्वच्छ रहेगा, साफ रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, निरीक्षण और पर्यवेक्षण में क्या अंतर है? तो दोस्तों, जो निरीक्षण होता है इसका अर्थ सरलता पूर्वक तथा आलोचनात्मक दृष्टि से जांच करना होता है, जैसे स्कूलों में होता है। और जो पर्यवेक्षण होता है, पर्यवेक्षण शिक्षण प्रक्रिया की उन्नति हेतु साधनों को जुटाता है। इसके अलावा जो निरीक्षण होता है वो समालोचनात्मक दृष्टि से किया जाता है, जबकि पर्यवेक्षण का मुख्य कार्य संस्था को चलाने वाले शिक्षकों की दशा में उन्नति के उपायों पर ध्यान देना है। फिर है, निरीक्षण का परिणाम बहुत अंशों में निरर्थक हो जाता है, जबकि पर्यवेक्षण का कार्य शिक्षण तथा उसके सुधार और मूल्यांकन भी इसकी परिधि में आते हैं। तो निरीक्षण में कहीं ना कहीं कभी कभी व्यक्ति क्या होता है, डिमोटिवेट हो जाता है, लेकिन जो पर्यवेक्षण होता है इसमें मुख्य रूप से शिक्षक अपनी समस्याओं को बहुत ही आसानी से कह पाता है और पर्यवेक्षण कहीं ना कहीं फायदेमंद होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, सूचना का अधिकार 2005 की व्याख्या करिए। इसके द्वारा किस प्रकार की सूचना मांगी जा सकती है? दोस्तों, सूचना का अधिकार, इसकी व्याख्या करनी तो सबसे पहले देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाने और सरकार के कार्यों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना और वास्तविक अर्थों में हमारे लोकतंत्र को लोगों के लिए कामयाब बनाना है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों, कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकता है और यह सूचना 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था होती है। आप किसी भी सरकारी संस्था से अगर आप कोई भी सूचना मांगते हो तो वो सूचना आपको 30 दिन के अंदर मिल जानी चाहिए। यही है सूचना का अधिकार अधिनियम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, विद्यालय में खेल के मैदान का क्या महत्व है? ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि विद्यालय में खेल का मैदान कितना महत्व रखता है। जब विद्यालय में खेल का मैदान होगा तभी बच्चे विभिन्न प्रकार के खेल को खेल पाएंगे, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो टेनिस हो, चाहे वो फुटबॉल हो, जितने भी खेल होते हैं, चाहे बच्चे कबड्डी खेलें, खो खो, कोई भी खेल खेलें, उसके लिए एक विद्यालय में खेल का मैदान होना और उसका साफ सुथरा होना, उसमें घास लगा होना बहुत जरूरी, ताकि अगर बच्चे गिरते भी हैं तो उनको चोट ना लगे। इन सब बातों का ख्याल रखना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांतों का सविस्तार वर्णन करिए। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत जो पहला है वो है व्यक्ति की महत्ता का सिद्धांत। यानी कि किसी भी संस्था में अगर कई सारे व्यक्ति काम कर रहे हैं तो सभी के ऊपर हमको ध्यान देना है, सभी के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना है। इसके अलावा शिक्षा दर्शन पर आधारित और प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप व्यवहार, यानी कि सभी के लिए बराबर व्यवहार होना चाहिए हमारा संस्था में। इसके अलावा विद्यालय के उद्देश्यों, नीतियों और कार्यक्रमों में एक रूपता का भी सिद्धांत होना चाहिए, यानी कि सभी लोग का जो उद्देश्य हो एक ही हो कि सभी बच्चों का क्या हो, स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सभी का सर्वांगीण विकास हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, प्रधानाध्यापक के 4 प्रमुख दायित्वों को लिखिए। विद्यालय के प्रबंधन की जिम्मेदारी, पहली बात तो प्रधानाध्यापक की होती, तो विद्यालय का जो प्रबंधन करना पहला दायित्व तो यही हो गया कि विद्यालय का सही प्रकार से प्रबंधन करना, मानवीय संसाधन, भौतिक संसाधन और वित्तीय संसाधन तीनों का सही प्रकार से उपयोग करना, ये हो गया। इसके बाद जो प्रधानाध्यापक होते हैं उनका काम यह भी है कि शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में सहयोग करना शिक्षकों का, इसके अलावा खुद भी शिक्षण सामग्री बनाना बच्चों के लिए। इसके अलावा जो लास्ट है वो हम लिख सकते हैं कि सभी छात्रों के प्रति प्रेम और स्नेह की जो भावना है वो प्रधानाध्यापक के अंदर होनी चाहिए, सभी बच्चों के प्रति स्नेह और सहानुभूति की भावना। इसके अलावा प्रधानाध्यापक का भी अपने विषय में, प्रधानाध्यापक को भी क्या होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए, यानी कि अपने विषय की संपूर्ण जानकारी उनको होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि उन्हें वह अपने कार्य के प्रति बिल्कुल समर्पित हो। जब समर्पित रहेंगे तभी क्या होगा, कार्य स्कूल का अच्छा होगा। जब स्कूल में सारी चीजें अच्छी होंगी तो बच्चों का रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर लिया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आपका फर्स्ट पेपर ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवा दिया है, ये सेकंड पेपर भी कंप्लीट हो गया। तो आप लोग सारे के सारे विषयों को देखते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। जितने भी पेपर बचे हैं आपको सारे विषयों के मास्टर क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज के वीडियोस को आप जरूर देख करके जाइए। आपने फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर को देखा होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर आपने सॉल्व करके गए होंगे तो आपको उसका बहुत बेनिफिट देखने को मिला होगा एग्जाम में। तो आपको सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिंक, राजन सीरीज, पवन सीरीज के वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर भी कर दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए
ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को सही देखते रहें। जय हिंद दोस्तों।